by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आपको गुलाल फिल्म याद है? 2009 में आई थी। अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को। इस फिल्म में पीयूष मिश्रा के किरदार का एक बड़ा चर्चित डायलॉग है, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जलाकर छोड़ दी। आज के दिन ये बात साउथ अफ्रीका पर बखूबी लागू होती है। 30 बरस पहले जो पार्टी रंगभेद को हराकर सत्ता में आई थी, वो आज भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नाकामी का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। ये कहानी नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की है, ANC, जो पिछले 30 बरसों से साउथ अफ्रीका की सत्ता में है। बहुत संभव है कि हफ्ते बर्बाद ना रहे, क्योंकि 29 मई को साउथ अफ्रीका में 7वां लोकतांत्रिक आम चुनाव होने जा रहा है। पहली बार ANC जीत की प्रबल दावेदार नहीं है। जिस पार्टी को मंडेला ने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया, वो अपने ही जाल में फंस गई है। तो आज के शो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका में आम चुनाव कैसे होता है, मंडेला की अफ्रीका नेशनल कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों जा सकती है, और भारत साउथ अफ्रीका संबंधों का इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यहां आज बात साउथ अफ्रीका की। पहले बेसिक्स कुछ क्लियर कर लें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है, जो पेनिनसुलर साउथ अफ्रीका है। पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में इसके समंदर है। उत्तरी सीमा इसके 5 देशों से मिलती है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड। एक देश साउथ अफ्रीका के अंदर बसा है, उसका नाम है लेसोथो। साउथ अफ्रीका की आबादी लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 80% लोग ईसाई हैं, 15% किसी धर्म को नहीं मानते, बाकी के 5% में हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। साउथ अफ्रीका के संविधान ने 11 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है। सबसे ज़्यादा जुलू बोली जाती है यहाँ पे। करेंसी का नाम है रैंड। 10 रैंड में तकरीबन 45 भारतीय रुपए आते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के डेटा के मुताबिक साउथ अफ्रीका की GDP लगभग 32 लाख करोड़ रुपए की है। प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए के करीब है। ये भारत से लगभग 2 गुना बैठेगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 शहरों में है। प्रशासनिक राजधानी इसकी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी इसकी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी है ब्लॉमफॉन्टेन। वैसे साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। इसी शहर में वांडरर स्टेडियम है, जहां 2003 में वनडे वर्ल्ड कप और 2007 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच खेले गए थे। हिंदुस्तान की तरह साउथ अफ्रीका में भी खूब क्रिकेट खेला जाता है। साउथ अफ्रीका का टाइम जोन भारत से तकरीबन 3.5 घंटा पीछे है। जब भारत में रात के 9:30 बजते हैं, तब वहाँ शाम के 6 बजते हैं। भारत के साथ कैसे संबंध है इस मुल्क के? भारत साउथ अफ्रीका संबंधों ने 19वीं शताब्दी में तेजी पकड़ी, जब महात्मा गांधी ने वंचितों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया। भारत ने रंगभेद की नीति का हमेशा विरोध किया है। 1946 में भारत ने साउथ अफ्रीका से व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। इसी कारण के चलते बाद में हर तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बरक्स ANC को नई दिल्ली में दफ्तर खोलने की इजाजत दी गई। जब रंगभेद की नीति खत्म हुई, तब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। भारत और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स और G20 जैसे अहम बहुराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के बाद से दोनों के द्विपक्षीय रिश्ते लगातार इंप्रूव हुए हैं, मजबूत हुए हैं। साउथ अफ्रीका का इतिहास क्या है, ये भी आपको बता देते हैं शॉर्ट में। साउथ अफ्रीका में लगभग 20 लाख बरस पुराने इंसानी बसाहट के निशान मिलते हैं। जोहान्सबर्ग के पास गुफाओं की एक श्रृंखला है। 20वीं सदी में पुरातत्वविदों को वहां शुरुआती इंसानों के जीवाश्म मिले। इनमें से कुछ लगभग 20 लाख साल पहले के थे। इसलिए उस इलाके को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड यानी इंसानी सभ्यता का उद्गम भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से बाहर की दुनिया से इसका साबका पड़ा इस मुल्क का 15वीं सदी में, जब यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत हुई। वैसे ये नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि डिस्कवरी था कि क्या था। यूरोप के ताकतवर देशों को मसाले और दूसरे कीमती संसाधनों की तलाश थी। उन्होंने भारत के वैभव के बारे में खूब सुन रखा था। अब वो वहां तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज रहे थे, लेकिन तब तक सुएज नहर बनी नहीं थी। इसलिए खोजियों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आगे बढ़ना पड़ता था। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली खोजी बार्तोलोमेओ डियाज अफ्रीका के दक्षिणी तट पर उतरा। 1497 में एक और पुर्तगाली वास्को ड गामा साउथ अफ्रीका के तट पर उतरा। जहां वो उतरा, उस जगह को नटाल का नाम दिया गया। नटाल का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिसमस।
लगभग 150 बरस बाद 1652 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली कॉलोनी बसाई। इसे कहा गया केप टाउन। डच का जोर स्पाइस रूट के लिए बेस कैंप बनाने भर पे था, वो अंदर घुसकर शासन करने में इंटरेस्टेड थे नहीं। 1795 में ब्रिटेन ने केप कॉलोनी पर कब्जा भी कर लिया। 1803 में डच को वापस भी कर दिया, मगर 3 बरस बाद ये फिर से ब्रिटेन के नियंत्रण में ही आ गया। ब्रिटेन की नीतियों से बोअर्स नाराज हो गए, जो वहां के मूल निवासी थे, स्थानीय निवासी। बोअर्स डच बोलने वाले किसानों को कहा जाता था। 1830 के दशक में उन्होंने केप कॉलोनी छोड़कर उत्तर की तरफ पलायन किया, जहां उन्होंने ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट की स्थापना की। नटाल पर स्थानीय ज़ुलू किंगडम का शासन था, मगर 1890 का दशक आते आते अधिकतर इलाकों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। 1910 में केप कॉलोनी, नाटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को मिलाकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना हुई। अश्वेत लोगों को पहले से ही कई तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता था। हम आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें, अश्वेत और काले ये 2 अलग अलग शब्द हैं। एक ही तरह के लोगों को इंगित करने के लिए, उन्हीं का नाम लेने के लिए। वो खुद को ब्लैक्स कहते हैं, अफ्रीकन्स कहते हैं। उनका नाम अश्वेत हम कह देते हैं, नॉन वाइट उसका अनुवाद होता है। जिसको जैसा शब्द ठीक लगे वो उसे अपनाए। साउथ अफ्रीका यूनियन की स्थापना के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई। अश्वेतों को या कालों को ज़मीन खरीदने या दूसरे बुनियादी अधिकार हासिल करने से रोका जाने लगा। इसके खिलाफ 1912 में एक संगठन बना, उसका नाम था नेटिव नेशनल कांग्रेस। इससे बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के नाम से जाना गया। ANC ने अश्वेतों के अधिकारों की वकालत की, जिसके चलते गोरे शासक उससे नाराज रहने लगे। फिर आया 1948 का साल। साउथ अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार बनी। ये सरकार वाइट सुप्रीमेसी को बचाकर रखना चाहती थी। वाइट सुप्रीमेसी के समर्थक मानते हैं कि गोरी चमड़ी वाले लोग बाकियों से श्रेष्ठ होते हैं, संसाधनों पर पहला हक उनका है, बाकी लोग 2m दर्जे के होते हैं जो गेहुए हैं या काले हैं। ईश्वर ने उन्हें हमारी सेवा के लिए भेजा है, ऐसा इनका मानना है वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स का। साउथ अफ्रीका में गोरे लोग अल्पसंख्यक थे, बहुत कम लोग थे, मगर शासन व्यवस्था उनके कंट्रोल में रही। 1950 तक उन्होंने गोरे और अश्वेतों के बीच शादी पर बैन भी लगा दिया। 80% से अधिक ज़मीनों को गोरे लोगों के लिए आरक्षित कर दिया। अश्वेतों को सुदूर बस्तियों में रहने पर मजबूर किया गया। 1961 से 1994 के बीच लगभग 35 लाख अश्वेत लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। फिर उनकी ज़मीन को औने पौने दामों में बेच भी दिया गया। सरकार का आतंक यहीं तक सीमित नहीं था। गोरे लोगों के मोहल्लों में जाने के लिए अश्वेतों को स्पेशल परमिट लेना पड़ता था, जिनका मुल्क खुद है वो। उनके अस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब अलग थे, अपार्थीड। उन्हें सरकार में भी जगह नहीं दी जाती थी। पूरी दुनिया को इस घटिया नीति का पता था, मगर कोई खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा था। उस दौर में अमेरिका सुपर पावर था, उसके दबाव से बहुत कुछ बदल सकता था, मगर उसने भी अपने हित को आगे रखा। जब तक उसकी नींद खुली तब तक साउथ अफ्रीका के स्थानीय लोगों का आंदोलन सफल हो चुका था। कई जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने बदलती हवा को पहचान कर अपनी नीति बदली और तब उसने रंगभेदी सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध शुरू किए, जब उसने देख लिया कि जो रेजिस्टेंस है उसके जीतने के चांसेस हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो आंदोलन चल रहा था उसको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC लीड कर रही थी। 1950 के दशक में एक नौजवान ने ANC का रुतबा अचानक बढ़ा दिया और जिसका नाम था उस नौजवान का नेल्सन मंडेला। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार को खतरा महसूस हुआ, मंडेला को जेल में डाल दिया गया। उन्हें 27 बरस बाद 1990 के साल में रिहा किया। जब मंडेला जेल के बाहर आए तो उनका नायकों की तरह स्वागत हुआ और फिर आया साल 1994 का। साउथ अफ्रीका में पहली बार सबको चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिला। ANC ने इसमें जीत दर्ज की। नेल्सन मंडेला मुल्क के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तब से साउथ अफ्रीका में यही पार्टी सरकार चला रही है। मौजूदा समय में ANC के सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं। यह हुआ इतिहास। अब पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं। साउथ अफ्रीका में संवैधानिक लोकतंत्र है। फिलहाल मुल्क 1996 में बने संविधान के हिसाब से चल रहा है, उससे पहले अपार्थीड था। शासन व्यवस्था 3 अंगों में बटी हुई है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट के पास है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। विधायिका की शक्ति है संसद के पास। साउथ अफ्रीका की संसद में 2 सदन हैं, हिंदुस्तान की तरह। ऊपरी सदन को नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस कहते हैं। इस सदन में 90 सदस्य हैं। ये सदस्य साउथ अफ्रीका के 9 प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निचले सदन का नाम है नेशनल असेंबली, अपने जैसे लोकसभा होती है उसकी तरह। इसके सदस्यों की संख्या है 400। निचले सदन में बहुमत दल का नेता ही राष्ट्रपति बनता है। इसी नेशनल असेंबली के 400 सदस्यों को चुनने के लिए 29 मई को वोटिंग हो रही है।
कैसे होता है चुनाव? यहाँ चुनाव कराने का जिम्मा इलेक्टोरल कमीशन के पास है। साउथ अफ्रीका में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। पहली बार आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों के खड़े होने की इजाजत दी गई है, इसलिए इस दफा वोटर्स 3 बैलेट पेपर्स पर वोट डालेंगे। 2 बैलेट पेपर नेशनल असेंबली के लिए, जबकि तीसरा प्रांतों की विधानसभाओं के लिए। आज हमारा फोकस नेशनल असेंबली पर है। पहला बैलेट पेपर ब्लू कलर का होगा और ये पूरे देश में एक जैसा होगा। इसके जरिए 200 सदस्यों का चुनाव होगा। इस पर 52 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम होंगे। वोटर्स को उनमें से किसी एक को चुनना है। दूसरा बैलेट पेपर ऑरेंज कलर का होगा, नारंगी रंग का। इससे बाकी के 200 सदस्य चुने जाएंगे। इन सीटों का बंटवारा प्रांतों की आबादी के आधार पर हुआ। जिस प्रांत में जितनी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार रजिस्टर्ड होंगे, उनके नाम इस बैलेट पेपर पर दर्ज होंगे। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, उसी अनुपात में सीटें अलॉट हो जाएंगी। अभी किसके पास कितनी सीट्स हैं? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी के पास 230 सीटें हैं। डेमोक्रेटिक अलायंस डीए के पास 84 हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स ईएफएफ के पास 44 सीटें हैं। इनकाता फ्रीडम पार्टी आईएफपी के पास 14 सीटें हैं। राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं? साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों होते हैं, मगर उनका चुनाव डायरेक्ट वोट से नहीं होता है। यूएस जैसा सिस्टम है, लेकिन जैसा नहीं भी है। वोटर्स पार्टियों के नाम पर वोट डालते हैं। जिस पार्टी या गठबंधन के पास नेशनल असेंबली में बहुमत होता है, उसका नेता राष्ट्रपति बनता है। बहुमत का आंकड़ा 201 है। जो भी पार्टी इस चुनाव में 201 या उससे ज्यादा सीट्स जीत जाएगी, वो मुल्क का राष्ट्रपति चुनेगी। अगर एएनसी जीती तो सिरिल रामाफोसा पद पर बने रहेंगे। वो 2018 से साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। एएनसी के अलावा कौन सी पार्टियां दावेदार हैं? सबसे बड़ी दावेदार डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि डीए है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, साल 2000। डीए के नेता हैं जॉन स्टीनसन। 2019 के चुनाव में डीए को लगभग 21% वोट मिल गए थे। प्री पोल सर्वे की माने तो सत्ताधारी एएनसी बहुमत से दूर रहने वाली है। उन्हें 40% से भी कम वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। डीए साउथ अफ्रीका को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा कर रही है। उसने कई छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया हुआ है। तीसरी बड़ी पार्टी है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स ईएफएफ। इसकी स्थापना 2013 में हुई। फाउंडर थे एएनसी के ही पूर्व नेता जूलियस मलेमा। ईएफएफ के पास फिलहाल 44 सीटें हैं। हंग असेंबली की स्थिति में उनकी भूमिका अहम हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं किंग मेकर बन सकते हैं। चौथी अहम पार्टी है खोंतो वी सिजवे एमके। ये दिसंबर 2023 में बनी। इसके संस्थापक हैं जैकब जुमा। ये भी एएनसी के ही नेता थे। जुमा 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2018 में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर सिरिल रामाफोसा को पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया था। पार्टी के अंदर जुमा के वफादार आज भी हैं। साउथ अफ्रीका में उनका सपोर्ट बेस भी बना हुआ है। भले ही एम के पार्टी बहुमत से कोसों दूर रहे, मगर ये एएनसी के वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकती है। इस बार का चुनाव खास क्यों? 1994 के बाद हुए हर चुनाव में एएनसी जीती है और उसी का नेता बना है राष्ट्रपति। कौन कौन रहा राष्ट्रपति? 1994 से लेकर 1999 तक नेल्सन मंडेला रहे। 1999 से 2004 तक थाबो म्बेकी रहे। 2004 से 2009 तक वगालेमा मोतलांथे रहे। 2009 से 2018 तक जैकब जुमा रहे। 2018 से अभी तक सिरिल रामाफोसा। ये सब एएनसी के लीडर्स हैं। हर बार एएनसी 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में सफल रही। आशंका है कि पहली बार उसका वोट शेयर 40% से कम आ सकता है। दरअसल पिछले कुछ बरसों में साउथ अफ्रीका में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एएनसी पर सरकारी ठेकों में पक्षपात के इल्जाम लगे हैं। और तो और साउथ अफ्रीका लंबे समय से लोड शेडिंग से जूझ रहा है। सरकार इससे निपटने में भी विफल बताई गई। एक और चीज, साउथ अफ्रीका की आबादी का बड़ा हिस्सा फर्स्ट टाइम वोटर है। उसने रंगभेद वाला समय देखा नहीं है कि एएनसी ने क्या क्या किया या नेल्सन मंडेला की विरासत क्या थी, जबकि एएनसी अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आज भी पुराने संघर्षों का झुंझुना बजाती है कि हमने तब ये किया था। उस चुनाव में उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। इस विषय को और विस्तार से समझने के लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य से संपर्क किया। हमने पूछा कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1912 में बनी, रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, 1990 के दशक में वो जीते, 1994 से अभी तक के सत्ता में है। पहली बार जनता उनको धूल चटाने के मूड में है। इस सफर को कैसे देखा जाए? देखिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी की एक लेगेसी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने अपार्थाइड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़के देश को आजादी दिलाई थी। उस हिसाब से साउथ अफ्रीका एक बहुत नई कंट्री है। इट्स अ वेरी वेरी यंग कंट्री। 1992 में ही उनको आजादी मिला था।
तो 92 में 1992 नहीं सॉरी 1994 में आजादी मिला था, और नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो देश को बहुत उम्मीद थी नेल्सन मंडेला से कि वो बहुत कुछ करेंगे देश के लिए। नेल्सन मंडेला ने कुछ काम किया भी था। उसके बाद थाबो एम्बेकी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन धीरे धीरे कहीं जाके ना एएनसी का जो मैंडेट था, वो कहीं जाके देश को आगे बढ़ाने का, वो कहीं पीछे पड़ गया। पिछला गवर्नमेंट जो था जैकब जुमा का 10 साल से, उनका तो उनके खिलाफ इतने सारे करप्शन के आरोप आए। और अभी मैं पिछले महीने ही साउथ अफ्रीका घूम के आया हूँ। आप देखेंगे तो उधर प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। करप्शन, इंडियन करप्शन लुक्स लाइक इट, आपको लगेगा कि इंडिया में तो करप्शन है ही नहीं। साउथ अफ्रीकन करप्शन देखेंगे तो एवरी डे उधर पावर कट चल रहा है। जो रास्ते की एक वाइट पीरियड में जितना अपार्थेड गवर्नमेंट, डिस्पाइट बीइंग अपार्थेड, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे गए थे, पूरा क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। एएनसी ने बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, गवर्नेंस में खर्चा नहीं किया। आप किसी को भी पूछो लोगों को, वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये पार्टी पूरा करप्टेड है, ये है वो है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सवाल जो था उससे मैं ये बोलूंगा कि डिस्पाइट ऑल दिस, एएनसी फिर से पावर में वापस आएंगे, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा ऑल्टरनेटिव्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टी है। डीए इज द प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी। डीए पार्टी जो है, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव, वो उसको माना जाता है, वो भी एक कोalition है जिसका लीड है व्हाइट पार्टी, तो उसको तो नहीं लेंगे। तीसरा अपोजिशन है मालेम ईईएफ, वो भी एक इकोनॉमिक एक्सट्रीम लेफ्ट है वो पार्टी, तो उसको भी आप, एएनसी भी लेफ्ट है लेकिन एएनसी मॉडरेट है, प्लस कंट्री की लेगेसी है, तो इस बार भी फिर से एएनसी आएंगे। लेकिन ये जो इनकी जो डाउनग्रेड है, स्टॉप नहीं हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है कहीं पर जाके ये स्टॉप होगा। साउथ अफ्रीका में एएनसी का सपोर्ट बेस कम कैसे हुआ, किन फैक्टर्स ने उनके पतन में योगदान दिया, अब ये समझिए। जैसे एकदम यही मैं शुरुआत कर भी दिया था, इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की आरोप। आपको पता होगा, क्योंकि जैकब जुमा जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम पे सबसे बड़ी, इंडिया बिकेम वेरी फेमस इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ आवर गुप्ता ब्रदर्स। उनको अपना प्रेसिडेंसी खोना पड़ा गुप्ता ब्रदर्स की चलते। अच्छा, उसके बाद जब ये रामाफोसा पावर में आए थे, इन्होंने काफी हद तक रिफॉर्म की बात की थी, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, किया भी है। लेकिन समहाउ कहीं पर जाके ना, इतना, इट्स अ रेनबो नेशन, इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट, इतने सारे डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इथनिसिटी, सब मिला के कहीं पर जाके एएनसी का जो वो जो नेशनल इंटरेस्ट कहीं पर वो मिस हो गया। और इन्होंने कहीं पर जाके क्या काम, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नथिंग हैज इम्प्रूव्ड इन देयर लाइफ। अच्छा, एक ऐसा देश, हमारे देश में, दुनिया की सब देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, साउथ अफ्रीका में भी है। हमारे देश में गवर्नमेंट कभी नहीं बोलेगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40%। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इज टेलिंग आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 40%। कैन यू इमेजिन? इन्फ्लेशन रेट इज हाई। पूरा पूरा जो जॉब मिलता है वो करप्शन, मतलब इट्स लाइक इसकी बेटा, उसका भाई, वो फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई किया था, ये था, क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। तो इस वजह से देश में दे डोंट बिलीव, सबको पता है कि एएनसी कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन और किसको वोट दे, एएनसी को ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए ना, जो साइड में जो कुछ कुछ लोकल इश्यूज लेके जो आ रहे हैं छोटे छोटे पार्टी, देयर आर मोर देन 250 पार्टीज व्हिच आर फाइटिंग इलेक्शन दिस टाइम, 250 पार्टीज। तो वो सब छोटे छोटे मुद्दे, तो ये एडवांटेज भी है कि डेमोक्रेसी, इससे दिख रहा है कि डेमोक्रेसी इज वेरी स्ट्रांग, 250 पार्टीज लड़ रहे हैं। लेकिन इससे ये भी ये भी प्रॉब्लम यही होगा कि 250 पार्टी को क्या ही वोट मिलेगा, सारे वोट डिवाइड हो जाएंगे। कुल मिला के ये पॉसिबल, अभी भी पॉसिबल है कि एएनसी को अभी भी सिंगल मेजोरिटी ही मिले। मेजोरिटी मतलब सिंगल, मतलब अकेले में सरकार बनाए, ये भी पॉसिबल है अभी भी। अच्छा, साउथ अफ्रीका हिंदुस्तान के हितों के लिए कितना अहम है? अगर वहां सरकार बदलती है तो भारत के साथ जो संबंध है उन पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भारत के साथ ये तो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है, तो भारत के साथ साउथ अफ्रीका का रिलेशन का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो असर पड़ना था वो पड़ चुका है। क्योंकि एएनसी गवर्नमेंट जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो बना ही था इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंस्पायर्ड होके, आईएनसी से। तो जिस टाइम पे हमारे देश में 2014 में
आईएनसी से गवर्नमेंट बीजेपी में आया था, उस टाइम पे एएनसी वाले बहुत घबरा गए थे कि अरे यार हम तो आईएनसी के साथ हमारा कोलाबोरेशन है, बीजेपी कौन सा पार्टी है, कहाँ से है? तो पिछले 10 साल से जब इन लोगों ने बीजेपी के साथ, और इनका ऑलरेडी आईएनसी के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आगे जाके हाँ कोalition गवर्नमेंट बनेगा। अगर कोalition गवर्नमेंट बनता है तो उसका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, आपको पता है। तो डिसएडवांटेज जो होगा वो पॉलिसी इंडिसीशन, ये वो होगा ही। तो लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप कुछ खराब नहीं होगा। खराब या कोई चेंज ही नहीं होगा, एक्चुअली खराब अच्छा की बात नहीं है, कोई चेंज ही नहीं होगा। और दूसरा सवाल जो है साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका इज साउथ अफ्रीका। अगर आप नाइजीरिया की ऑयल को आउट कर दे, नाइजीरिया से इंडिया खाली ऑयल लेता है, हाँ उसीलिए नाइजीरिया नंबर 1 पे है। और अभी जब से इंडिया ने नाइजीरिया की जगह रशिया से ऑयल लेना शुरू किया है, तो नाइजीरिया वैसे भी डाउन हो गया है। तो साउथ अफ्रीका इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंस आपको इससे समझ में आएगा। वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, 2017 में ये नए प्रेसिडेंट रामाफोसा इलेक्शन जीते थे। 2018 की स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर इन आवर रिपब्लिक डे, जो बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें हमने साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था। अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी, आवर पीएम नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड साउथ अफ्रीका मल्टीपल टाइम्स। ब्रिक्स मीटिंग्स के लिए गए हैं, खुद भी स्टेट विजिट के लिए गए हैं, अपना फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है इन साउथ अफ्रीका में, इंडिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा अफ्रीका में उधर है, एंड दे प्ले अ वेरी बिग रोल। जैसे अभी पॉजिटिवली और नेगेटिवली गुप्ता ब्रदर्स का बात बोला था मैंने, तो साउथ अफ्रीका, एंड इट इज ऑल्सो जियोग्राफिकली आप अगर देखेंगे तो इट्स द प्लेस विच कनेक्ट्स इन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ऑल्सो आपको ये भी पता होगा कि जब से ये सोमाली पायरेट्स और ये येमेन में जो हुती रिबेल्स के जो चल रहा है, उसके चलते बहुत सारे दुनिया के 50% शिप अभी साउथ अफ्रीका होके, केप ऑफ गुड होप होके चल रहे हैं। तो वो साउथ अफ्रीका जियोग्राफिकली भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया अभी कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, इंडिया के साथ उनका रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होने वाला है। और हमें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका में 2 दिन बाद इलेक्शन होगा, ये पीसफुल इलेक्शन होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में कभी अभी तक कभी नहीं हुआ है ये कोalition गवर्नमेंट। लेकिन अगर हो भी जाए, दिस विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट, फर्स्ट टाइम होगा। लोग एक्चुअली डरे हुए हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी का संबंध इजराइल हमास जंग से है। एक अपडेट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे से आया है। 24 मई को आईसीजे ने इजराइल को रफा पर हमला बंद करने का हुक्म दिया था। यह आदेश साउथ अफ्रीका द्वारा फाइल किए गए केस के संबंध में आया है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया था। यह आईसीजे का अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक निर्देश भर है। हालांकि इजराइल इसे मानने के लिए बाध्य नहीं, चूंकि आईसीजे के पास अपनी कोई सेना या पुलिस नहीं, इसलिए इस फैसले को लागू नहीं करवाया जा सकता। अगला अपडेट रफा से। रफा में टेंट पर बमबारी के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में लगभग 45 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। इस हमले की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इस हमले के लिए नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा कि रफा में फिलिस्तीनियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। मैं इस हमले की निंदा करता हूं और तत्काल युद्ध विराम की मांग करता हूं। इजिप्ट ने कहा कि इजराइल ने यह बमबारी जानबूझ के की है। स्पेन ने कहा कि यह हमला इसलिए भी और भयानक है क्योंकि यह आईसीजे के युद्ध रोकने के हुक्म के ठीक बाद किया गया। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने जो बाइडेन से रफा पर हमला रुकवाने की अपील की है। रो खुद डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, जिसके बाइडेन भी नेता हैं। इसके अलावा आयरलैंड, इटली, कनाडा, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन ने भी हमले की निंदा की है। दूसरी सुर्खी का संबंध एक कैंपेन से है। हिंदी हो या अंग्रेजी, नाम पर कई तरह के मुहावरे बने हुए हैं। हिंदी के कुछ मुहावरे आप देख लीजिए, नाम मिटा देना आपका नाम आपके काम से होता है, नाम उछालना, नाम का डंका बजाना, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपके नाम पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है, आपको बुरा लगेगा। मगर आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन में अपने नाम के सम्मान के लिए एक कैंपेन चल रहा है। कैंपेन का नाम है आई एम नॉट अ टाइपो। क्या है ये कैंपेन? इंटरनेट पर मौजूद ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पर जब आप कुछ लिखते हैं तो गलत स्पेलिंग लिखने पर या तो उस शब्द को ऑटो करेक्ट करके सही कर दिया जाता है या उस शब्द के नीचे लाल रंग की लाइन खींच दी जाती है। लेकिन कई बार सही शब्द लिखने पर भी ऐसा ही होता है जब वो शब्द डिक्शनरी का नहीं होता है। ब्रिटेन में लोगों ने देखा कि उनके नाम के साथ भी ऐसा किया जा रहा है।
पर जब वही नाम पश्चिमी होते हैं तो उन्हें सिस्टम गलत नहीं बताता। आप मिसाल से समझिए, ध्रुति शाह हैं ब्रिटेन में एक पत्रकार। वो बताती हैं कि अक्सर कंप्यूटर या फ़ोन पर उनका नाम टाइप करते समय उनका ऑटो करेक्ट उनके नाम को बना देता है ड्रूटी, DRUTEE, डर्टी लिख देगा या डोरिटो कर देगा। ध्रुति अकेली भी नहीं है, ऑटो करेक्ट का एल्गोरिदम कई गैर पश्चिमी नामों को गलत समझकर उससे बदल देता है। इसी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, आई एम नॉट अ टाइपो। इस कैंपेन को शुरू करने वालों ने एक रिसर्च किया। इसके मुताबिक 2021 में इंग्लैंड और वेल्स में पैदा होने वाले 10 में से 4 बच्चों का नाम माइक्रोसॉफ्ट की अंग्रेजी डिक्शनरी में गलत या नॉट एक्सेप्टेड बताया गया। रिसर्च में यह भी पता चला कि रिजेक्ट हुए ज़्यादातर नाम भारतीय, अफ्रीकी, वेल्श और आयरिश पहचान वाले थे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।